हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले लेक्चर में बहुत सारे कमेंट करे हमारे जो क्लास 7 के सोशल साइंस के लेक्चर्स थे कि सर आप हमें मुग़ल साम्राज्य भी आप पढ़ा दीजिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो समझ में नहीं आता है। तो आज आप सभी के लिए मैं यही लेक्चर लेके आया हूँ दोस्तों। तो ये आपकी फरमाइश के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, हम जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लगभग 200 वर्ष तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, ये हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है। अब शासन करने वाले जो अंतिम वंश था यहाँ पे लोधी वंश था, जिसमें कि इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी के बारे में हमने जाना, जिनकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी। तो इन दिनों पूरे भारत में फिर से छोटे छोटे साम्राज्य बन रहे थे। मतलब अगर कहा जाए तो डिसइंटीग्रेशन आ गया था, यानी कि पतन आ गया था। एक प्रकार के छोटे छोटे साम्राज्य वहाँ पे बनते जा रहे थे, उतनी वैल्यूएबल नहीं थी, और एक स्पेस आ गया था, समझ लीजिए वैक्यूम का कंडीशन आ गया था, एक निर्वात आ गया था। तो अब उसी बीच में क्या होता है ना दोस्तों, कि एक बंदा है जिसका नाम है बाबर। क्या नाम है दोस्तों? बाबर। तो बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक होता है। बाद में भारत में जा आ करके जब अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ता है और जीतते जाता है। ठीक है। तो बाबर रहने वाला कहाँ का था? तो ये एक्चुअली ये तुर्की देश का था दोस्तों, तुर्क से आया हुआ था। तो बाबर को तुर्किस्तान में फरगना का एक छोटा सा राज्य अपने पिता से मिला था दोस्तों, गिफ्ट के फॉर्म पे, और ये वहाँ का उत्तराधिकारी था। 13 साल की उम्र में ही फरगना के गद्दी पे बैठ गया था। कितनी की एज में? 13 साल की उम्र में। तो ये एमसीक्यू के लिए आप याद रखिएगा इसको। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेकिन उसकी कम उम्र का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने उसे फरगना से ही बाहर कर दिया, क्योंकि वो छोटा था और एक्सपीरियंस नहीं था। तो फाइनली उसको वहाँ से भगा दिया उसके अपोजिशन लोगों ने, यानी अपोजिशन के लीडर ने। बाबर लगातार जो है संघर्ष करता रहा, पूरी स्ट्रगल भरी लाइफ थी इसकी दोस्तों, मगर फरगना पर वह अधिकार कभी भी नहीं कर पाया। तब उसने काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। काबुल कहाँ है आज के डेट में? अफगानिस्तान में है दोस्तों, वहाँ का कैपिटल है। काबुल में वह अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। मध्य एशिया में कई ताकतवर शासक थे दोस्तों, इसलिए बाबर को वहाँ कुछ स्थायी सफलता नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी ताकतवर लोग थे, तो वहाँ जाके कैसे ये शासन करता? एक तो उम्र से कम, दूसरा अनुभव कम। फिर क्या हुआ, मध्य एशिया में ये ताकतवर राजा थे जिसकी वजह से ये शासन नहीं कर पाया वहाँ। फिर उस समय दिल्ली में लोधी सुल्तानों का शासन चल रहा था, जिस समय ये मध्य एशिया की ओर जीतने के प्रयास कर रहा था, काबुल में अपना शासन चला रहा था उस समय। इसी समय बाबर को पंजाब का एक सूबेदार था दौलत खान, उसने जो है इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए बुलवा लिया दोस्तों। ठीक है। अब क्या होता है, ये मान जाता है उसकी बात और दिल्ली पर आक्रमण करने का इनविटेशन दे देता है। किसने दिया इनविटेशन उसको? याद रखिएगा, सूबेदार दौलत खान ने। कहाँ पे आक्रमण करने का? दिल्ली पे आक्रमण करने का। किसके अगेंस्ट आक्रमण करने का? इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट आक्रमण करने का। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, बाबर ने 1526 में पानीपत का मैदान में इब्राहिम लोदी को हरा दिया दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, बाबर के पास अच्छी बंदूकें थी, तोहफे थी, और भारत के शासकों के पास ये नहीं था। उनके पास केवल तलवार था लड़ने के लिए, तो वो टुडुस टुडुस करके लड़ते थे और हार जाते थे दोस्तों। ठीक है। और उसके पास जो है बहुत तीरंदाज घुड़सवार थे, मतलब घोड़े में चला रहे हैं और तीर चला रहे हैं, इतने मतलब सुपर इंटेलिजेंट सुपरमैन टाइप की उसके पास आर्मी थी। और लोधी की सेना में ऐसे कोई नहीं थे दोस्तों, है ना। तो बाबर की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन अच्छी तरह थी, और काफ़ी प्रशिक्षित लोग और अनुभवी लोग उसकी आर्मी में थे। बाबर ने स्वयं ही बड़ी कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया, और बाबर इसलिए ही पानीपत की लड़ाई जीत पाया। ओके दोस्तों। तो बाबर की पहली लड़ाई होती है पानीपत की लड़ाई। किसके अगेंस्ट में होती है? इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में। कब होती है? 1526 में। तो इन तारीखों को याद रखिएगा, इन डाटास को भी। अब क्या हुआ, बाबर के सरदार भारत में धन खजाना लूट कर काबुल लौटना चाहते थे, किंतु बाबर भारत में ही रहकर राज्य की स्थापना करना चाहता था। उसके जितने भी थे चेले चपाटी, वो बोलते थे वापस चलो यार, अब तो जीत गए, लूटो और चलो। लेकिन बाबर चाहता था कि मैं इंडिया में रूल करूं, और अपनी विजय को बनाए रखने और अपने राज्य के विस्तार के लिए वो आसपास के राज्यों को भी हरा करके अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करता रहा दोस्तों। अब उसके बाद उसके सामने आ जाते हैं राणा सांगा, जिससे अच्छे अच्छे लोग डर जाते थे उनके नाम सुन के ही। बाबर को अब राणा सांगा से लड़ना था।
राणा सांगा मेवाड़ के राजपूत थे दोस्तों, और एक विशाल सेना लेकर राणा सांगा ने बाबर को रोकने की कोशिश भी की। राणा सांगा जो है अनुभवी थे और चालाक थे और बहुत अच्छे से सेना नायक थे और अच्छे से लड़ना भी आता था उनको। और उसके साथ जो है दोस्तों कई राजपूत राजा अफगान सरदार भी मिले हुए थे राणा सांगा की सहायता के लिए। राणा सांगा की सेना में बाबर की सेना से ज़्यादा सैनिक थे। राजपूतों की तैयारी देख के बाबर की सेना तो थरथराने लगी दोस्तों। उसके सैनिक बिना लड़े ही वापस लौटना चाहते थे। ऐसे में बाबर की जिम्मेदारी थी कि वो उनका जोश बढ़ा दे। बाबर ने क्या किया, भविष्य में कभी शराब ना पीने का संकल्प किया। ठीक है, और जैसे अपनी मन्नत होती है ना कुछ, अगर मेरे ये पूरा हो जाए तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, बस उसी तरीके से उसने सैनिकों को एकत्र कर जोशीला भाषण दिया, इन्हें जिहाद का नारा दिया दोस्तों। और उसने कहा, वीर सैनिकों, इस दुनिया में जो जन्म लेता है वह एक दिन अवश्य मरता है। बाहुबली का सीन याद करो है ना, इस दुनिया में जो जन्म लेता है वो एक दिन अवश्य मरता है। हिम्मत से युद्ध करो, यदि युद्ध में हम विजयी होंगे तो साम्राज्य मिलेगा, और मारे गए तो शहीद होंगे। सम्मान के साथ मरना अपमानी जीवन से कहीं अच्छा होता है। इस तरीके से जोश भर दिया दोस्तों उनके अंदर। बाबर के भाषण का उसके सैनिकों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, और 1527 में खानवा के मैदान में इसने भीषण टक्कर दी राणा सांगा को दोस्तों, और फाइनली राणा सांगा की हार हो गई। राणा सांगा के हार के बाद बाबर के सामने कोई शक्तिशाली शत्रु नहीं बचा। इस तरह बाबर ने दिल्ली में मुगल सत्ता को स्थापित कर दी दोस्तों। और क्या होता है यहाँ पे, बाबर जो है सुंदर बगीचों का शौकीन था, उसको गार्डनिंग का शौक था दोस्तों, बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करता था वो। ठीक है, और उसने भारत में मुगल शैली के बाग भी बनवाए, जैसे मुगलों के उनके गार्डन हुआ करते थे वैसे ही। अब आप पूछोगे सर ये सब इन्फॉर्मेशन मिला कहाँ से हमको, ये तो भी बता दीजिए। देखिए दोस्तों, तुर्की भाषा में एक कहानी लिखी गई है जिसे कहा जाता है तुझ के बाबरी, और जिसे हिंदी में बाबरनामा कहा जाता है। इससे जो है हमको बाबर के जीवन का परिचय मिलता है दोस्तों। ये था बाबर की कहानी। इसके बाद दो और लड़ाइयाँ लड़ता है दोस्तों बाबर, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, यहाँ से बताया है हुमायूं के बारे में। हुमायूं कौन था, बाबर का बेटा था। तो हम अगले लेक्चर में हुमायूं को कवर कर लेंगे दोस्तों। ओके, सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दोस्तों अपने सभी ग्रुप्स में और सभी दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों।